गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बेटा? सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है ना? कैसे लग रहे हैं क्लासेस तुम्हारे? मैं तो अपने से बेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जितना सेटअप है उसके मुताबिक ही होगा ना। तो जिस सेटअप के साथ मैं तुम्हें देने का प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद करते हैं कि इसमें तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसमें तुमको समझ में आ ही रहा होगा। तो अभी तक हम तुमको जो पीछे क्लासेस दिए हैं उसके अभी तो तुम लोग का जो रिस्पॉन्स आने लगा बहुत अच्छा लग रहा था देख करके कि तुम लोग बोल रहे थे कि यस सर, अब तो उसके अच्छे आ रहे हैं, वर्ड भी अच्छे आ रहे हैं, मतलब साउंड क्वालिटी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को अब दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो मैं एक सीक्वेंस के साथ क्लास लेकर चल रहा हूं बच्चे। जैसे क्लासरूम में तुम्हारा क्लास होता था उसी तरह से एक सीक्वेंस के साथ क्लास लेकर चल रहा हूं। तो चलो अब आज का क्लास अब यहां से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज के क्लास थोड़े थ्योरेटिकल क्लास है। आज के क्लास में थ्योरी बेस्ड क्लास आज है। आज उतने कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल नहीं है, तो आज थ्योरी बेस्ड क्लास है। तो आओ हम लोग अच्छे से क्लास को एंजॉय करते हैं। तो आज का अपना पहला टॉपिक है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल को हम हिंदी में क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण क्या है क्रिटिकल एंगल? तो द क्रिटिकल एंगल for a pair of media defined as the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree। अच्छा से समझने का जरूरत है बच्चे। मजेदार चीज है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। रिफ्रैक्शन में तुम क्या पढ़ रहे थे कि बाय द वे यहां से किसी रे को तुम अगर ऐसे इंसिडेंट कराते हो तो ये रे क्या हो जाती है? ये ऐसे जाकर के अपने रास्ते से ऐसे जाना चाहिए था, अपने रास्ते से या तो इधर डेविएट कर जाती थी और इसी को हम बोलते थे रिफ्रैक्शन। लेकिन अब जरा तुम एक बात को और समझ कि बाय द वे ये तुम्हारा कोई रिफ्रैक्टेड सरफेस है, ये डेंसर मीडिया है, एरेरर मीडिया है। यहां तुम नॉर्मल लाइट डाल दे। अब डेंसर मीडिया से तुम बाय द वे एक रे को इंसिडेंट कराए, एक रे को तुम बाय द वे वहां पर भेजे। अब यह रे पहले तो ऐसे चली गई, हम ऐसा करते हैं कि इसको और एडजस्ट करते हैं, तो इस बार ऐसे आ गई, हम और एडजस्ट करते हैं, तो इस बार ऐसे आ गई, हम और एडजस्ट करते हैं, इस रे को हम और एडजस्ट करते हैं, हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि एक समय भागते 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 वो इस पर आ जाए। क्या बोले, समझ में आया? मैं डेंसर मीडिया से, डेंसर से रेरर में जब रे को इंसिडेंट कराया, जब आपतित कराया, तो एक वैसा कंडीशन आएगा कि वो रिफ्रैक्ट होते 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 वो नॉर्मल लाइन से दूर भागते 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 एक समय कहां आ जाएगा? रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर आ जाएगा। जब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर आ जाएगा उस समय आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं होगा? ये यहां पर आ गया तो इसके साथ ये नॉर्मल लाइन है, एनएल है, तो इस एनएल के साथ इसका एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। तो एनएल के साथ जब इसका एंगल 90 डिग्री बन जाए उस समय ये जो आई होगा, आई बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई बोले तो आपतन का कोण। तो उस समय आपतन के कोण जो होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होंगे, इसी को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोले, समझ में आया? हर एंगल को हम क्रिटिकल एंगल नहीं बोल सकते हैं। क्रिटिकल एंगल का एक परफेक्ट क्या हो गया? कंडीशन हो गया कि उसी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल सी कहेंगे। आई को हम एंगल सी तब कहेंगे जिसके लिए आर का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। जिस एंगल के लिए आर का वैल्यू 90 डिग्री होगा उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। एंगल आई थीटा सी तब कहलाएगा, थीटा सी फॉर क्रिटिकल। एंगल आई को हम क्रिटिकल एंगल तब कहेंगे जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चे यहां पर एक बात तो तुमको सबसे पहले समझने का ये जरूरत है कि जी किस मीडिया से रे को जाना चाहिए? तो डेंसर मीडिया से जाना चाहिए। किस मीडिया में जाएगी? तो लेस डेंसर मीडिया में जाएगी। लेस डेंसर मीडिया को तुम्हारे भाषा में मैं रेरर बोलता हूं। अब यहां से रे गई, वो क्या हो गई? नॉर्मल लाइन से दूर भागते 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 एक समय इस पर आ गई, तो ये एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। जब आर का मान यहां पर 90 डिग्री हो गया, उस समय ये जो एंगल बना, इसी एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो बच्चे यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखने का प्रयास कर
कि क्रिटिकल एंगल के लिए सबसे पहले तो रे को किधर से किधर जाना चाहिए, तो सबसे पहले तो रे को डेंसर टू रेरर जाना चाहिए। क्रिटिकल एंगल कब कहलाएगा, तो क्रिटिकल एंगल तब कहलाएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। उम्मीद करें समझ में आ गया, पक्का। तो चल अब हमारे सामने अभी अब अपना दूसरा टॉपिक आ गया है, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये नेम तुम्हारे लिए बिल्कुल नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नेम तुम लाइफ में पहला बार सुन रहे हो। इस नेम को तुम क्लास 10 में भी पढ़ चुके हो। अच्छा, अभी तुम एक बात सोच, अभी तुम मेरे को क्या बता रहा था कि अगर बाय द वे सर ये डेंसर मीडिया है, ये रेरर मीडिया है, ऐसे गई तो भागते भागते एक समय कहां तक तुम पढ़ चुके, क्रिटिकल तक पढ़ चुके। अभी पढ़े ना क्रिटिकल कि नहीं, ये नॉर्मल लाइन से पहले ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, और एक समय तो इस पर आ गई, और इस पर जब आ गई तो उसको हम क्या बोल दिए, क्रिटिकल एंगल बोल दिए। लेकिन अगर ये और ज्यादा डेंस हो जाए, अगर इस एंगल को हम ऐसे भेजे और ज्यादा डेंस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, एक समय में अपनी ही मीडिया में वापस लौट जाएगा, अपनी ही मीडिया में ऐसे एंगल बनाते हुए अपनी ही मीडिया में वापस लौट जाएगा। इसी इंसिडेंट को, इसी घटना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। देख, द फिनोमिनन, वह गुण ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का क्या हो गया, कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो गया बैक इनटू द सेम मीडियम, और कहां चला गया, फिर से पुनः वह अपने ही माध्यम में वापस लौट गया फॉर एंगल्स ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। और एक कौन सा कंडीशन होगा, एक कौन सा कंडीशन होगा कि अभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो क्रिटिकल से भी ज्यादा क्रिटिकल से भी बड़ा होना चाहिए। बच्चे, जिस समय तक एंगल आई, अच्छा से समझना, हम थोड़े स्लो पढ़ा रहे हैं क्योंकि थ्योरी क्लास है। एंगल आई एंगल सी के जब बराबर होता था तो एंगल आर कितना डिग्री होता था, 90 डिग्री होता था। इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू अगर एंगल सी, उस समय तक तो एंगल आर 90 डिग्री तक ही होता था। कहने का मतलब हुआ कि उस समय तो रे यहां तक ही पहुंच पाती थी, यही केवल एंगल बन पाता था। लेकिन इस बार तो एंगल क्या बन गया, इस बार तो एंगल 90 डिग्री को भी क्रॉस कर गया, और 90 को भी अगर क्रॉस कर गया, उस समय ए जो होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल होगा। एंगल आई जो होगा वो एंगल आई कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल हो जाएगा, क्रिटिकल से भी बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए कौन कौन सा कंडीशन है बच्चे, तो इसके लिए दो कंडीशंस को ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो उम्मीद करते हैं तुमको अभी दिख भी रहा होगा और शायद तुम समझ भी रहे होगे। एक बात तो तुम्हें यह ध्यान देने का जरूरत है, एक बात तो तुम्हें यह समझने का जरूरत है कि जो इंसिडेंट लाइट है वो इंसिडेंट लाइट शुड बी इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या सही बात है कि नहीं, रे को किधर से किधर जाना चाहिए, तो रे को डेंसर टू रेरर जाना चाहिए, जब भी जाएगा तो डेंसर टू रेरर जाना चाहिए। और दूसरा क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर। क्या मतलब, अगर आप फिगर को समझ लो, देख लो, ये डेंसर मीडिया है, ये रेरर मीडिया है, ये डेंसर मीडिया है, ये रेरर मीडिया है। हम एक यहां पर सब जगह नॉर्मल लाइन डालते जाएंगे, यहां भी नॉर्मल लाइन डालेंगे, यहां भी डालेंगे, यहां भी डालेंगे, यहां। अब देख, इसको नॉर्मल लाइन से गुजारे तो अपने ही पाथ पर चला गया, अपने पाथ पर चला गया। लेकिन हम थोड़ा सा ट्विस्ट किए, हम थोड़े से एंगल पर भेजे, तो अभी क्या हो गया, यहां रिफ्रैक्शन हुआ। आगे और ज्यादा हम ट्विस्ट किए तो क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल बन गया। और इस बार तो वो क्रिटिकल एंगल को भी, इस लेयर को भी क्रॉस करके फिर से अपने ही मीडिया में वापस लौट गया सॉरी, और एक फिर से अपने ही मीडिया में वापस लौट जाने की जो घटना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि यदि किसी रे को अगर हम डेंसर टू रेरर अगर हम फ्लो कराते हैं, अगर हम पास कराते हैं, तो एक वैसा कंडीशन आएगा, एक वैसा इंसिडेंट आएगा जिस समय एंगल आई क्रिटिकल एंगल को भी पार कर जाएगा, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो फिर से अपने ही मीडिया में, अपने ही माध्यम में वापस लौट आएगा, फिर से अपने ही घर में वापस आ गया।
और अपनी ही मीडिया में अगर वापस आ गया तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उम्मीद करें बच्चे समझ में आ रहा है। आज एक से एक क्वेश्चन तुम्हें देखने का मौका मिलेगा, लेकिन सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चन तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। अभी हम लोग का अगला टॉपिक है अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त से, सूर्योदय होने से पहले ही हम सूर्य को देख लेते हैं और सूर्यास्त हो जाने के बाद बहुत समय तक, लगभग 2 मिनट तक हम सूर्य को देखते रहते हैं, जबकि सूर्यास्त हो चुका होता है। उसी प्रकार से अभी सूर्योदय होता नहीं है, अभी सूर्य अपने गर्भ से निकलते नहीं है, अपने मां के गर्भ से निकलते नहीं है, क्षितिज से बाहर आते नहीं हैं, उसके पहले ही हम लोग उनका दर्शन कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि क्या रीजन है कि सनराइज और सनसेट में जो अपरेंट शिफ्ट होता है, अपरेंट शिफ्ट हो गया ना बेटा, सूर्योदय अभी हुआ नहीं है और सूर्य हमें दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से सूर्यास्त तो हो गया, फिर भी मेरे को सूर्य दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या रीजन है, हम लोग आज इसको यहां पर देखते हैं। फिगर को समझने का प्रयास करना, फिगर को समझना। ये देख, ये एक्चुअल पोजीशन है सन का, ये सन का एक्चुअल पोजीशन है और ये हॉरिजन है। हॉरिजन का मतलब होता है क्षितिज, क्षितिज इसको हिंदी में बोलते हैं। और यहां देख ऑब्जर्वर है, हम तुम यहां पर है, ये अर्थ का शेप दिया गया है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। हम जानते हैं कि जो यहां देखो, इसका हम तुम्हें लंबा चौड़ा थ्योरी भी लिख दिए हैं, ये देखो ये थ्योरी भी लिख दिए हैं कि ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये जो घटना होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होती है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। द सन इज विजिबल बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट। हम लोग को सूर्य एक्चुअल सनराइज से पहले दिख जाते हैं, एक्चुअल सनसेट के बाद तक दिखते हैं। विथ एल्टीट्यूड डेंसिटी हेंस रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ एयर लेयर्स डिक्रीजेज। क्या मतलब, द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सन इज ट्रेवल्स फ्रॉम द रेयर टू डेंसर लेयर्स। कहां से कहां, रेयर टू डेंसर लेयर। अब एक्चुअल से जब वो गुजरते हैं तो कहां से कहां आते हैं, रेयर टू डेंसर लेयर। दे बेंड मोर एंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल, हाउएवर द ऑब्जर्वर सीज द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द रेज रीचिंग हिज आई। सो टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ द सन which is यहां पर इस छूट गया है, वो कर लेना, which is actually in the position is below the horizon appears to position S। अब इसको तुम बाई फिगर समझने का प्रयास करो। ये देखो, ये सन का एक्चुअल पोजीशन है। अब ये जब डिफरेंट मीडिया से जाएगा, अलग अलग मीडिया से जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। अगर ये अलग अलग मीडिया से जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। नहीं बेंड होगा, होगा ना। बेंड होते 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 वो क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते ऐसे बेंड होकर के यहां पर ऑब्जर्वर पर पहुंचता है। लेकिन हमारे आई का जो सेंसेशन है, वो सेंसेशन तो ऑलवेज सीधा देखने का होता है। अगर अपना आई यहां पर है तो अपने आई का सेंसेशन तो जब भी होगा तो सीधा देखने का होगा। और ये देखो यहां पर सीधा देख लिया। और बच्चे मैं तुम्हें बता दूं, ऐसे मैं तुम्हें यहां लिख भी दिया हूं, तुम्हें शायद समझने में दिक्कत नहीं होगी कि यहां देखो ये 0.5 डिग्री का डिफरेंसेज आ जाता है बच्चे, और ये 0.5 डिग्री में लगभग 2 मिनट का डिफरेंसेज आ जाता है, और 2 मिनट सुबह में और 2 मिनट शाम में। इस प्रकार से 4 मिनट का जो दिन होता है वो बड़ा हो जाता है। ये चीज एक समय में नहीं होता है, दोनों टाइम में होता है, सुबह में भी होता है और शाम में भी होता है। इस प्रकार से दिन की जो लंबाई होती है, डे की जो लंबाई होती है, डे लेंथ जो होता है वो 4 मिनट क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो हमारा जो सेंसेशन यहां से है वो सीधा देखने का होता है। और ये जो एंगल यहां पर तुम बन रहा है, ये जो एंगल बन गया, ये 0.5 डिग्री का बन गया। और यहां से ये जो टाइमिंग आ गया वो 2 मिनट का टाइमिंग आ गया। यहां 2 मिनट का डिफरेंसेज आ जाता है। और एक चीज सुबह में भी होती है और एक चीज शाम में भी होता है। तो बच्चे यही रीजन होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य अपने एक्चुअल पोजीशन पर नहीं दिखाई देती है, एक्चुअल जगह पर दिखाई नहीं देती है, बल्कि मेरे को 2 मिनट पहले दिखाई दे देती है। और सूर्यास्त हो जाने के, सनसेट के बाद भी हम लोग को 2 मिनट तक वो दिखते रहते हैं। उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ना। आगे बढ़े, चलो ओके। ऐसा ही ये क्वेश्चन है मिराज। ये मिराज भी तुम लोग पढ़ चुके हो।
जूनियर विंग्स में मिराज भी पढ़ चुके हो। इसको हिंदी में बोलते थे मरीचिका। मरीचिका कहा जाता है ना कि गर्मी के दिनों में मरुस्थल में, डिजर्ट एरिया में जब कोई जीव प्यासा होता है, जब उसे बहुत जोर की थ्रस्ट, बहुत प्यास जब लगता है और दूर का ऐसे देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि थोड़े से यहां से दूर में कहीं पर पानी है, लेकिन फिर वहां पर जब जाता है तो उसको वहां पर ऐसा दिखाई नहीं देता है। क्या रीजन है? बच्चे, तुम लोग क्या कभी तालाब उलाब के किनारे खड़े हुए हो? अच्छा, तालाब के किनारे क्या कभी तुम किसी पेड़ वेड़ को देखे हो? अगर बाई द वे ये कोई तालाब है, क्या एक फिगर में ऐसा ही यहां पर तुम्हें देने का प्रयास किया हूं कि देख ये तालाब है, तो यहां पर अगर कोई पेड़ है तो ठीक उसके नीचे एकदम उसी का एक अपोजिट फिगर यहां पर दिखाई देता है। और अगर अपोजिट फिगर दिखाई देता है तो लोग समझ लेते हैं कि अच्छा पानी में इमेज बन रहा है। मतलब वहां तुम्हें क्या चीज का सेंसेशन होता है? वहां तुम्हें पानी होने का एक सेंसेशन होता है, एक ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है। इसका मतलब है कि अगर उल्टा प्रतिबिंब बन जाए, अगर फिगर कैसा बन जाए, अगर इन्वर्टेड फिगर बन जाए तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि वहां पर कुछ है। जैसे गर्मी के दिनों में जब बहुत तेज लू चलती है तो रोड पर अगर तुम बाइक वाइक लेकर चलते हो तो जो कोल्टार अलकतरे का जो रोड होता है वहां पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। हम लोग को एक ऐसा भ्रम होता है कि वहां पर कुछ पानी वानी है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिराज बोलते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? तो देख, हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम गर्मी के दिनों में, गर्मी का, अच्छा तू बता, अगर जिस समय बहुत तेज लू चल रहा हो, कंसीडर कर कि उस समय का टेम्परेचर 50 डिग्री के आजू बाजू, 49 48 डिग्री के आजू बाजू है। अब उस समय अगर भाई देवे तुम ऐसे रोड को टच कर तो हाथ तुम्हारा जल जाएगा, है ना? और जैसे जैसे हाथ को ऊपर ले जा रहे हो वैसे वैसे क्या होता है, वो जो हॉटनेस है वो धीरे धीरे घटने लगता है। इसका मतलब नीचे में ज्यादा गर्म है और उसके रिस्पेक्टिव ऊपर में थोड़े से कूल है। तो अब बच्चे, अगर नीचे में ज्यादा हॉट हो गया, यहां हॉट एयर हो गया और यहां पर कूल एयर हो गया, तो जहां पर ज्यादा गर्म होगा वहां का मीडिया क्या हो जाएगा? वहां का मीडिया रेरर हो जाएगा। और जहां कूल होगा वहां का मीडिया क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। अब अगर यहां पर पेड़ है, इसका मतलब है कि यहां से जो रे आ रही है इस ऑब्जर्वर के पास, तो यहां से जो रे आ रही है कैसे आ रही है? वो आ रही है कूल टू हॉट। इसका मतलब डेंसर टू रेरर आ रही है। तो डेंसर टू रेरर, जैसे जैसे डेंसर टू रेरर आती है वैसे वैसे क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है और बेंड होकर के हमारे आंखों तक पहुंचती है। लेकिन फिर बताए ना, मेरे आई का तो सेंसेशन है, वो तो जब भी देखेगा तो सीधे ही देख सकता है। और यहां से वो जब वो सीधे देखता है, ये देख, ये जो दोनों, ये जो यहां से निकला, ये जो सीधे देखा, तो यहां पर इस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब, यहां पर इन्वर्टेड फिगर दिखाई दिया। और अभी मैं तुम्हें बताया कि जैसे इन्वर्टेड फिगर दिखाई देगा वैसे ही वहां एक भ्रम उत्पन्न होगा, ऐसा लगेगा कि वहां पर पानी है और इसी को हम बोलते हैं मिराज। और फिर वहां पर जाता है बेचारा तो उसको कोई पानी नहीं मिलता है। मिराज आर प्रोड्यूस्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या है? ये भी एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है एंड आर मेनली सीन इन सिटिंग वेयर देयर आर लार्ज वेरिएशन इन द एयर टेम्परेचर। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है? बहुत जोर का वेरिएशन होता है। ऊपर में ठंडी होती है, नीचे में गर्म होता है, तो ऊपर का डेंसर हो जाता है, नीचे का रेरर हो जाता है, सच एज इन डिजर्ट और ओवर कोल्ड बॉडीज ऑफ वाटर। द रिफ्रैक्शन व्हिच occurs near the earth surface is mainly due to temperature gradient where the light rays will be bent। क्या हो जाएगा? लाइट रे क्या हो जा रहा है? देख रहे हो ना, बेंड कर जा रहा है, मुड़ जा रहा है towards the cooler side of the given interface। और ये मुड़ करके जब मेरे आई तक जाता है तो फिर आई, ऑब्जर्वर का आई क्या होता है? सीधे देखता है और इसका उल्टा प्रतिबिंब उसको दिखाई देता है। और उल्टा प्रतिबिंब दिखने का मतलब हो गया कि वहां पर क्या, वहां पर पानी होने का भ्रम उत्पन्न होता है। चलो बच्चे, अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर आते हैं। अगला टॉपिक अपना है जिसको हम बोलते हैं लूमिंग। एक समुद्र में या बड़े बड़े नदियों में जहां जहाज वहाज का ये जो फिगर दिखाई देता है वो क्या होता है? एक जहाज यहां पर है, इसको दिखाई यहां दे रहा है। एक यहां देखो, ये डेंसर है, ये रेरर है, नीचे में पानी है, डेंसर हो गया, ऊपर में रेरर हो गया। अब अगर जहाज यहां है, एक ही चीज सब जगह है, समझने का बात है। अगर डेंसर टू रेरर जा रहा है तो देखो, डेंसर टू रेरर गया तो क्या हो गया? नॉर्मल लाइन से दूर, ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन से दूर भागा और भागा और भागा, भागते भागते एक समय आई में इंटर करता है।
लेकिन हमारे आई को तो सीधा देखने का सेंसेशन है। ये जहाज यहां सॉरी यहां पर तुम्हें मैंने उल्टा बोल दिया, यहां वर्चुअल इमेज ऑफ शिप दिखाई दे रहा, वर्चुअल इमेज ऑफ शिप। तो क्या हो गया, ऐसे गया, लेकिन हमारे आई को तो उल्टा देखने का सेंसेशन है। तो यहां पर क्या हुआ, सीधा देखने का सेंसेशन है, उल्टा बोला गया। हमारे आई जब भी देखेगा तो क्या देखेगा, सीधा देखेगा। तो सीधा देखने का सेंसेशन है और आई अपना सीधा देखता है, और जो शिप यहां पर है उसको यहां पर दिखाई दे रहा है। ए लूमिंग काउज बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये जो रीजन होता है किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ये जो काउज है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यहां पर क्या होता है, हम लोग को दिखाई देता है। बच्चे इसका थ्योरी हम यहां पर तुम लोग को लिख दिए हैं। ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू फ्लोट हाई अबव द एक्चुअल पोजीशन, दिस इज नोन एज लूमिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, लूमिंग को कहते हैं। ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू फ्लोट हाई अबव, क्या होता है, दूर दिखाई देता है, ऊपर में दिखाई देता है। इट्स एक्चुअल पोजीशन, अपने वास्तविक स्थिति से वो ऊपर दिखाई देता है। दिस इज नॉन एज लूमिंग, इसी को हम लूमिंग कहते हैं। दस लूमिंग इन द पोलर रीजन is an optical illusion arising due to variation of refractive index of the atmosphere। यह भी एक वातावरण में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा, इसके कारण यह भी उत्पन्न होता है। और बच्चों अभी हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ते चलते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लूमिंग पढ़ रहे थे। अब हम लोग आते हैं ऑप्टिकल फाइबर। मेरा टारगेट है कि जितने थ्योरी पार्ट हैं, 3-4 थ्योरी पार्ट होते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं। यहां पर थोड़े वर्ड में अगर दिक्कत हो रहे होंगे तो थोड़ा सा फेड हो गया है, तो थोड़े से वर्ड फेड हो गया है तो तुम लोग लिख लेना। यहां पर लिखा हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां लिखा हुआ है क्लैडिंग, यहां लिखा हुआ है कोर, और यहां लिखा हुआ है लाइट रे। उम्मीद करते हैं कि अब तो तुम्हें फिगर में भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अपना रे ऐसे आ रही है, जा रही है, एरो का साइन ऐसा दिया हुआ है। ये क्या चीज का फिगर है बच्चे, ये ऑप्टिकल फाइबर का फिगर है। ऑप्टिकल फाइबर, देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या, इट इज अ फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर। फाइबर तो तुम आज के समय में सारे बच्चे फाइबर से नोन है। फाइबर एक प्रकार का तार है, पतला तार है फाइबर नहीं। और उस पतले तार में कितने पावर होते हैं, बहुत पावर होते हैं। उससे तो इतने बड़े बड़े सिग्नल को दूर तक भेजे जाते हैं जो तुम सोच करके आश्चर्य कर जाओगे। जब मैं कम्युनिकेशन लेसन में आऊंगा तो फाइबर के बारे में और डिटेल बताऊंगा। अभी चल जितना काम है उतना मैं चर्चा कर लेता हूं। क्या चीज, फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपेरेंट है, फाइबर मेड बाय ड्राइंग ग्लास, ग्लास का बना या प्लास्टिक का बना होता है। एक ग्लास मतलब सिलिका का बना होता है। टू डायमीटर स्लाइटली थिकर देन दैट ऑफ द ह्यूमन ईयर। और जानते हो उसका मोटाई कितना होता है, लगभग 5 माइक्रोमीटर। जो अपने आदमी का जो बाल होता है ना, उसका मोटाई लगभग इतना माना जाता है, 5 माइक्रोमीटर। तो लगभग उतने मोटाई का, अब मैं एक बार वहां पर लिख दिया था ना, अब उसको देखकर वहां से तुम लोग नोटिस कर लेना। Light is kept in the core by the phenomenon of total internal reflection by cause the fiber act as a waveguide। अगर तुमको तो समझना, फिगर को देखोगे तो और मजा आ जाएगा। देखो एक क्या, एक पाइप है, किसी तरह का ले लो, किसी तरह का ले लो। अब यहां पर अगर बाय द वे सिलिका, यहां पर बाय द वे इस पाइप में ऐसे सिलिका अगर यहां पर लगा हुआ है, मतलब तुम्हारे भाषा में बोले तो मिरर लगा हुआ है, मतलब ग्लास लगा हुआ है। अब तुम अगर लाइट को ऐसे भेजोगे तो ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे भागेगी, ऐसे जाएगी, फिर यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे भागेगी, ऐसे भागे। अब जैसे मान लो कि पेट के भीतर लाइट भेजना है तो कैसे भेजोगे, आकर के ऐसे टॉर्च डालोगे तो यहां पर आकर के बंद हो जाएगा। लाइट तो जब ट्रेवल करेगी तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, तो यहां आकर बंद हो जाएगा, पेट में तो लाइट जाएगा नहीं। और पेट में बाय द वे कोई मशीन से पेट में अंदर की चीज को देखना है तो कैसे दिखाई देगा, अंदर में लाइट नहीं होगा तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। क्या किया जाएगा, एक पतला नली होता है, उसको मुंह में डाल करके अंदर भेज दिया जाएगा। अब उससे लाइट को अगर थ्रो किया जाएगा तो लाइट कहां चली जाएगी, पेट में चली जाएगी,
क्योंकि वो तो एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है ना, देखो लाइट यहां से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, भाई जब इस नली को ही पेट में डाल दिया गया तो यहां से लाइट अंदर चली गई। ऐसा बहुत सारे रे को डाला जा सकता है और भेजा जा सकता है, तो अंदर क्या हो जाएगा, लाइटेड हो जाएगा, और अंदर लाइटेड हो जाएगा। और कोई अगर अंदर में कोई अगर डिवाइस से ऊपर ऐसे पेट पर जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है ना, तो ऐसे डिवाइस से अंदर की चीजों को देखा जा सकता है। तो ऑप्टिकल फाइबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब इसका कुछ यूजेज को तुम समझ, ऐसे ये सारे थ्योरी चीज हैं, तुम थोड़ा सा ध्यान भी रखना, और तुम्हें अगर अपना तुम्हारा लिटरेचर होगा तो एक बार पढ़ने के बाद तुम इसको लिख भी सकते हो। Used to transmit the light without any loss of intensity up to several kilometer, बहुत दूरी तक इसके लाइट को भेजा जा सकता है, और इसमें इसका इंटेंसिटी भी लूज करने का मामला नहीं है। कैसे इंटेंसिटी लूज करेगा, ट्यूब के भीतर जा रहा है ना, एक फाइबर ट्यूब के भीतर जा रहा है, तो इसका इंटेंसिटी भी बहुत कम लॉस होता है, और कम लॉस हो करते हुए भी इसको बहुत दूर तक इसको भेजा जा सकता है। यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द ऑप्टिकल सिग्नल, जितने ऑप्टिकल सिग्नल हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकल सिग्नल तो इसी बेस पर, जैसे तुम्हारे मोबाइल का सिग्नल, मोबाइल का सिग्नल कभी भी ये सोचने का जरूरत नहीं है कि मोबाइल क्या है, मोबाइल वायरलेस चीज नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि मोबाइल एक वायरलेस डिवाइस है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, यह वायरलेस डिवाइस नहीं है, ये बिल्कुल तार से संचालित होता है, फाइबर तार से संचालित होता है। और इस फाइबर तार में इससे बहुत, देखते हो ना कहां कहां, यहां से दिल्ली मुंबई वगैरह, तो सारे के सारे क्या होते हैं, जो तुम टावर देखते हो तो टावर टू टावर नीचे से उसका फाइबर वायर लगा हुआ है, तो इसमें इसको ट्रांसमिट किया जाता है बहुत लंबे लंबे दूरी तक। यू ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन टेलीकम्युनिकेशन, तो पूरा इसी पर जिंदा ही है, पूरा जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है ना बेटा, ये तो पूरा का पूरा इसी पर जिंदा ही है। एज अ लाइट पाइप यूज अ मेडिकल एग्जामिनेशन, अभी बोले ना कि मेडिकल एग्जामिनेशन में लाइट पाइप के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। मुंह में डाल दिया गया, अब मुंह में डाल दिया गया और लाइट को पेट के भीतर उसको ट्रांसमिट कर दिया गया। अदर ऑप्टिकल फाइबर सेंसर्स आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसका यूज टेम्परेचर और प्रेशर को मेजर करने में भी किया जाता है। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी तुमको क्लियर हो जाना चाहिए, इस क्वेश्चन में भी तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बच्चे अगर करते जाते हो तो बहुत ही अच्छा चीज है। अब एक यहां पर छोटा क्वेश्चन तुमको और मैं करा दूं, इसके बाद तो फिर तुम्हारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक छोटा क्वेश्चन मैं तुम्हें और आज करा देता हूं, ताकि उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में खुलकर हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसके बाद वाले क्लास में रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, एक दोनों चीजों से तुम वाकिफ हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो म्यू और क्रिटिकल एंगल बोले तो सी, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस म्यू एंड सी। तो बच्चे अगर बाय द वे दो मीडिया है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, बी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। मैं क्या बोला, मैं बोला कि अगर दो मीडिया है, अगर दो मीडिया है, ए कोई रे ऐसे अगर आ रही है और यहां पर में भी ऐसे ऐसे चली आई, तो ए एंगल क्या बन गया आई, ए एंगल क्या बन गया आर। ए मीडिया क्या है ए मीडिया क्या है बी, तो हम कह सकते हैं बी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। लेकिन अभी हम लोग पढ़ें कि आई सी तभी हो सकता है जब आर का मान कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री हो जाना चाहिए। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि आई, अभी नहीं पढ़े, अभी तुम्हें बताए थे, अभी जस्ट आज का क्लास में बताएं कि ए आई सी तब होगा जब ए 90 डिग्री हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इस चीज को अगर यहां पर पुट कर दे तो आई के बदले कितना पुट करोगे सी, और आर के बदले कितना पुट करोगे 90, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, साइन 90 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब हो गया कि क्या मतलब हो गया कि बी म्यू ए इज इक्वल टू साइन सी। अब इसको चेंज कर, तो ए म्यू बी कितना हो जाएगा 1 बाई साइन सी, और यही रिलेशन है, और इसी को केवल तुम कह सकते हो कि म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी। तो एक रिलेशन ऐसा कह सकते हो, यहां पर चाहो तो तुम ऐड कर देना कि और म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी, तो ऐसा भी तुम यहां पर कर सकते हो। और बच्चे ए जो तुम न्यूमेरिकल देख रहे थे, ये हम लोग अगले क्लास में आएंगे, मतलब आज का क्लास तुम्हारा यहां तक ही रहेगा, आज का क्लास अपना यहां तक ही रहेगा। मैं यहां पर बोल रहा था कि इसी को लिख सकते हो कि और म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी।
तो बच्चे यही रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में, यही रिलेशन है। बच्चे अच्छा से नोट्स बनाना, अच्छे से पूरे थ्योरी को लिखना, फिगर को भी थोड़े सावधान होकर ठीक से बनाना, और ये थ्योरी क्लास है तो थोड़ा तुम्हें याद भी कर लेना होगा। अगर तुम्हारा लिटरेचर अच्छा नहीं है तो तुम थोड़ा सा याद भी कर लेना, और अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा पूरा का पूरा क्लास तुमको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो मेरे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कॉल करके, जैसे तुम लोग बातें कर रहे हो, जैसे तुम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिस्पॉन्ड करते चलो। और बच्चे एक बात और कहना चाहेंगे, बार बार जो ये तुम लोग एक मैसेज दे रहे हो कि सर मेरे को आप ऐड कर दीजिए, तो मैं कितने बच्चों को ऐड करते रहूंगा, रोज क्या एक तो ड्यूटी हो जाएगी। मैं लिंक तो भेज दे रहा हूं ना, एक बार लिंक को तुम जाओ मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आ जाओ, उसको सब्सक्राइब कर लो, तो फिर मैं किसी को ऐड होने का जरूरत नहीं है कि मैं उन्हें ऐड करूंगा तो उनके पास, बस एक बार तो तुम्हें उसमें जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करके एक बार तुमको चैनल में आ जाना है, तुम भी उसमें आकर कनेक्ट हो जाओगे। फिर जैसे ही मैं किसी भी चीज को उस चैनल पर भेजूंगा, तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हें वहां पर एक मैसेज तुम्हारे पास आ जाएगा कि सर ने कुछ भेजा है। तो बच्चे थोड़े से स्मार्ट होकर पढ़ाई करने का जरूरत है। तो चलो फिर नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए चीजों के साथ हम अगले क्लास में फिर तुम लोगों से मिलते हैं। ओके, हैप्पी डे।